मॉर्निंग स्टूडेंट। कुछ मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए हम लोग को कैलकुलेशन देखने थे, जो बेसिक फॉर्मूले हमारे होंगे उसके बेसिस पे। तो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लिखते हैं। मेरे ख्याल से उससे पहले देख लेते हैं, फिर क्लियर होंगी चीजें। ठीक है। The mass flow rate of air, flow rate of air at the compressor inlet, at the compressor inlet at the compressor inlet is 2.5 kg per second. Is 2.5 kg per second. And the compressor inlet condition, and the compressor inlet condition is 1 bar, is 1 bar 27 degree Celsius. ठीक है। The temperature at the turbine inlet, the temperature at the turbine inlet is 927 degree Celsius. Then determine क्या, the maximum power that can be developed and efficiency at that point, and efficiency at that point at that point. That point का मतलब क्या हुआ, किस कंडीशन की बात कर रहा है ये? वो जो मैक्सिमम की बात किया है हम उसको देखेंगे। मैक्सिमम वो ये कह रहा है कि आप हमें मैक्सिमम पावर आउटपुट, मैक्सिमम पावर जो होगा दैट कैन बी डेवलप, जो मैक्सिमम पावर डेवलप होगा उसके बारे में, एंड एफिशिएंसी एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे एफिशिएंसी क्या होगा। क्वेश्चन करता है ओके। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है। इसमें चक्कर क्या है कि मास फ्लो रेट हमारे पास है, ठीक है, एट द कंप्रेसर इनलेट, मतलब एमए हमें दिया हुआ है 2.5 kg per second, and the compressor inlet condition 1 bar 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब T1 और T1 की वैल्यू भी हमारे पास है। The temperature at the turbine inlet is 927 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हमारे पास MA दिया है कितना, 2.5, MA दिया है हमारे पास 2.5 kg per second, T1 1 bar, T1 is equals to 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में लिखेंगे 300 केल्विन। टरबाइन इनलेट टेम्परेचर 927, इट मींस T3 is equals to 927 plus 273, यानी कि 1200 केल्विन। Determine the maximum power output
that can develop an efficiency at that point. तो हमें मैक्सिमम पावर डेवलप कितना हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है, देन एफिशिएंसी उस पॉइंट पे क्या है वो बतानी है। ठीक है, हमें क्या बताना है, पावर क्या डेवलप हो रहा है और एफिशिएंसी उस पॉइंट पे क्या है। एक फॉर्मूला था जो आप लोगों ने अभी नहीं देखा था पावर के लिए, ठीक है, उसको हम देखते हैं। ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपसे मैक्सिमम पावर की बात करेगा, जब ये वर्ड लगेगा ना मैक्सिमम पावर, ये वर्ड जब आएगा ध्यान रखेंगे, जब आपसे मैक्सिमम पावर पूछा जाएगा उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में फॉर्मूला यही बनेगा। Not P3, it is T maximum and ये T minimum। तो आप इस तरह से याद रखेंगे, T maximum और T minimum का डिफरेंस है स्क्वायर रूट लेने के बाद और फिर उसका स्क्वायर किया गया, ये मैक्सिमम पावर देगा हमको। मैक्सिमम पावर हमारे पास क्या क्या है, हमें दिया हुआ है कितना, वैल्यू दी हुई है 2.5 kg पर सेकंड की। क्या हमारे पास सीपीए है, क्वेश्चन में दिया तो नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि एयर के लिए जो सीपी की वैल्यू होती है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन लेते हैं। तो हम एमए की वैल्यू लिखेंगे 2.5 1.005। अगर हम 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर जो होगा वो किलो से हटके ऐसा यूनिट में वॉट में आ जाएगा। अगर हम 10 टू द पावर 3 नहीं लिखते तो हमारी ऐसा यूनिट किलो के टर्म में आएगी, तो हम नहीं लिख रहे हैं। टी मैक्स वो टेम्परेचर जो पूरे साइकिल में मैक्सिमम है, तो मैंने बताया था सिर्फ टरबाइन इनलेट का वो पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलता है, क्योंकि कंबशन के जस्ट बाद वाला पॉइंट होता है। तो टी मैक्स कौन सा होगा, टरबाइन इनलेट टेम्परेचर, वो कितना दिया है 1200 केल्विन, 1200 केल्विन, ठीक है, माइनस टी मिनिमम कितना है, वो फर्स्ट पॉइंट जो एंट्री पॉइंट था हमारे साइकिल के लिए एयर का, वो पॉइंट है कंप्रेसर का इनलेट, वो कितना दिया है 300 केल्विन। फाइनली यहां से कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी पावर की, और वो कितनी आ रही है 750 किलोवाट, अप्रॉक्स 753 के आसपास आएगा, 753.7 किलोवाट अप्रॉक्स, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू 753.7 किलोवाट के रेंज में आएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो इन सब के अलावा क्वेश्चन में ये भी बोला कि ये तो ठीक है मैक्सिमम पावर निकाल लिया, दैट कैन बी डेवलप्ड, वो ये था, इससे ज्यादा नहीं। द एफिशिएंसी एट दैट पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट पे एफिशिएंसी क्या होगी ये भी तो देखना होगा, क्योंकि अगर पावर मैक्सिमम मिल रहा है तो क्या एफिशिएंसी में चेंज आएगा। तो एक फॉर्मूला हमारे लिए ऑप्टिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, ऑप्टिमम एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला है 1 माइनस टी मिनिमम अपॉन टी मैक्सिमम, ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है, इसको सारे फॉर्मूले एक जगह लिखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ऑप्टिमम ये है हमारे लिए 1 माइनस अंडर रूट टी मिनिमम अपॉन टी मैक्सिमम। तो आपको टी मिनिमम पता है ना,
टी मिनिमम की वैल्यू है कितनी 300, टी मैक्सिमम पता है ना 1200 1200। तो ये आपको क्लियर है कि ये 300 होगा मिनिमम और मैक्सिमम 1200। यहां से हम ऑप्टिमम वैल्यू एफिशिएंसी की कैलकुलेट कर लेंगे जो कि अप्रॉक्स 50% आएगी। ठीक है, मैं अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं, 50% मिलेगी अप्रॉक्स 50%। तो हमारे पास जो ऑप्टिमम एफिशिएंसी आ गई कि किस पॉइंट पे मिली है, जहां पर पावर मैक्सिमम था, जहां पर पावर मैक्सिमम था। तो जहां पावर मैक्सिमम डेवलप होगा वो पॉइंट ऑप्टिमम पॉइंट होगी एफिशिएंसी, क्योंकि उसके बाद एफिशिएंसी डिक्रीज कर सकती है, उसके बाद एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी। तो ये ऑप्टिमम वैल्यू में मिल गई 50%। तो आपसे एग्जाम में ऑप्टिमम वैल्यू के नाम पे पूछ सकते हैं कि ऑप्टिमम एफिशिएंसी निकालिए। तो एक्चुअली ऑप्टिमम इससे मिलता है क्योंकि हम इस एक फॉर्मूले को हम जो थर्मोडायनामिक रिलेशंस है उसको डिफरेंशिएट करके और कुछ रीअरेंज करके हम उसमें फॉर्मूले को जब डेवलप करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज आती है। तो फॉर्मूले एक बार हम लोग देख लेंगे कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ताकि अगर हमारे पास लिस्ट रहेगी तो शायद हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर डब्ल्यू नेट टू बी मैक्सिमम, कब डब्ल्यू नेट टू बी मैक्सिमम होगा उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, सारे फॉर्मूले एक जगह लिख देते हैं ताकि इससे आपको कोई और दिक्कत ना हो और आपके लिए अच्छा हो। डेरिवेशन पे नहीं जाते हैं, डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो डेरिवेशन पे नहीं जाते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूले लिख लेते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले तो देखते हैं क्या है। फॉर डब्ल्यू नेट टू बी, और डब्ल्यू नेट टू बी मैक्सिमम, एक्चुअली डब्ल्यू नेट मीन्स हम वही मैक्सिमम पावर डेवलप की बात कर रहे हैं। एम मल्टीप्लाई कर देते हैं डब्ल्यू नेट पे तो हमें पावर मिल जाता है। डब्ल्यू नेट टू बी मैक्सिमम पूरा लिख देते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, ओके। फर्स्ट इस कंडीशन में क्या होगा यार, डेवलप करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो T3 हमने मैक्सिमम माना है, T मैक्स क्योंकि हमारे पास साइकिल एक ही थी ना, और T1 तो T मिनिमम माना है। जो हम लोगों ने साइकिल ड्रॉ की थी ना, याद है TS डायग्राम, 1 2 3 एंड 4। तो हुआ क्या था, इसको मिनिमम माना था, माना क्या था देख के भी साइकिल से पता चल रहा है। हाँ, पॉइंट्स हमने डिसाइड कर लिए थे 1 और 3 को मिनिमम और मैक्सिमम रखेंगे, तो हमने वही किया है, चेंज नहीं किया है। फर्स्ट T2 is equals to T4, किस कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में T2 is equals to T4। याद करिए जब मैंने रीजनरेशन का केस पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन सिंपल जनरल केस में ये ऊपर जा सकता है, ये नीचे हो सकता है। जनरल जो सिंपल ब्रेटन साइकिल होती है उसमें पॉसिबल है, बट जब रीजनरेशन का केस करते हैं उस केस में पॉसिबल नहीं है। T मैक्सिमम डॉट T मिनिमम, एक फॉर्मूला ये ले लिया, यानी कि अगर हमारे पास मैक्सिमम वर्क की बात करेगा, हमारे पास T2 और T4 नहीं है, T1 और T3 दिया हुआ है, देन हम उस केस में T2 और T4 की वैल्यू
कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसी तरह से, क्या अंडर रूट T1 इंटू T3। हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चन में 1200 था मैक्सिमम, मिनिमम 300 था, तो 1200 इंटू 300 कर देते। ओके, नेक्स्ट डब्ल्यू नेट। डब्ल्यू नेट क्या होता है? सीपी टी मैक्स माइनस टी मीन स्क्वायर। डब्ल्यू नेट की बात है, मैं यही नेक्स्ट पावर के टर्म में लिखूंगा। तो अभी हम लोगों ने लिखा था एम ए सी पी ए टी मैक्स टी मिनिमम स्क्वायर। तो कोई चेंज नहीं, यूनिट में सिर्फ मास मल्टीप्लाई हुआ। नेक्स्ट फोर्थ, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो की बात कर रहा है, आरपी ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मान लेते हैं। ठीक है, क्या था? टी मैक्सिमम अपॉन टी मिनिमम गामा अपॉन 2 गामा माइनस 1। फोर्थ, एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने अभी लिखा था 1 माइनस टी मिनिमम अपॉन टी मैक्सिमम। तो एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला हो गया। ये वो फॉर्मूले हैं जो हमको मैक्सिमम वर्क के साथ मिलेंगे। जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसे आएगा लिखा हुआ, देन हम इसको यूज करेंगे। तो क्या क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्या ऑप्टिमम वैल्यू कार्नोट से ज्यादा हो सकती है? क्या ऑप्टिमम वैल्यू कार्नोट से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती है। ये जो स्क्वायर रूट लगा है ना, इसकी वजह से नहीं हो सकती है। सपोज टी मैक्सिमम की वैल्यू 1200 और 300 ये हमारे पास गिवन है, इसका वैल्यू निकालेंगे, ये और कम हो सकती है। तो हमारी जो ऑप्टिमम की वैल्यू है, ऑप्टिमम की वैल्यू कम होगी कार्नोट से। ठीक है, ओके, चलिए ये फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। कार्नोट की एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोग को वर्क रेशियो का कुछ फॉर्मूला बताया था, तो वर्क रेशियो के फॉर्मूले को भी देख लेते हैं ना। वर्क रेशियो के फॉर्मूले को देखते हैं। वर्क रेशियो का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है? वर्क रेशियो का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था नेगेटिव वर्क सॉरी नेट वर्क इन अ साइकिल अपॉन पॉजिटिव वर्क इन अ साइकिल। हमने वर्क रेशियो का ये फॉर्मूला पढ़ा था। बैक वर्क रेशियो क्या हो गया था? नेगेटिव वर्क इन अ साइकिल अपॉन पॉजिटिव वर्क इन अ साइकिल। ठीक है, तो नेगेटिव वर्क कौन सा होता है? वो जो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस था। तो हमारे पूरे साइकिल में कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर,
गैस टरबाइन और एग्जॉस्ट जो हमारा कूलर इंटरकूलर जो कूलर लगा था, इन चारों में से कौन सा डिवाइस था जो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस था? वो था कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है? कंप्रेसर वर्क कंज्यूम करता है, इसलिए कंप्रेसर वर्क अपॉन टरबाइन वर्क। ठीक है, कंप्रेसर वर्क और टरबाइन वर्क। ओके, तो नेगेटिव वर्क हमारा वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस हो गया और पॉजिटिव वर्क हमारा वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस जो होगा वो टरबाइन हो गया। ठीक है, तो हमने इसको, मैंने ये किया कि इसके टेम्परेचर के टर्म में इसको लिखने की कोशिश की। तो कंप्रेसर तो पता है T2 T1 हो जाएगा और टरबाइन पता है T3 T4 हो जाएगा। तो क्या चूंकि प्रेशर रेशियो सेम रहता है तो हम टेम्परेचर रेशियो भी कांस्टेंट कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। देखें, ठीक, तो ये पता है हमको Cp T2 T1 लिखते हैं हम लोग। कहां से? वही साइकिल जो बनाते थे 1 2 3 एंड 4। तो याद होगा 1 से 2 क्या है? 1 से 2 कंप्रेसर वर्क था। सिमिलरली टरबाइन का क्या था? Cp T3 T4। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन थी WC और WT वाली, इसमें क्या करेंगे? इसी वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर देंगे WC अपॉन WT में। तो WC अपॉन WT कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास सिर्फ टेम्परेचर का टर्म बचा। हमने एक थर्मोडायनामिक रिलेशन पढ़ा है क्या? T2 by P1 पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा T2 by T1 is equals to V1 by V2 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। यहाँ पर जो प्रेशर रेशियो होगा वो सेम प्रेशर रेशियो यहाँ पर भी होगा, यानी कि प्रेशर रेशियो जो इस डिस्टेंस के 1 से 2 के बीच में है वही 3 से 4 के बीच में आइडियल कंडीशन में मानते हैं। तो प्रेशर रेशियो चूंकि सेम है, प्रेशर रेशियो नहीं बदला है, तो प्रेशर रेशियो नहीं बदलने की वजह से P2 by P1 और P3 by P4 दोनों बराबर होंगे। P2 by P1 और P3 by P4 दोनों बराबर होंगे। गामा कांस्टेंट है, वो बदलेगा नहीं, और हमको ये पता है कि आइडियल कंडीशन है, उस कंडीशन में P2 by P1 is equals to P3 by P4 होगा। तो ये क्या करता है, उस कंडीशन में हमारे पास इन दोनों को बराबर करेगा, तो हमारे पास टेम्परेचर बराबर का एक रिलेशन मिल जाएगा कि अगर आइडियल कंडीशन होगी देन हमारे पास T2 upon T1 is equals to T3 upon T4 होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों चूंकि बराबर है T2 by T1 T3 by T4। ठीक है, अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए T1 into T3 मतलब वो मैक्सिमम और मिनिमम का मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है किससे? वो कंप्रेसर के आउटलेट से। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास बैक वर्क रेशियो का फॉर्मूला है T2 T1 T3 T4। हम T4 की जगह ये रिलेशन
पुट करेंगे, T4 की जगह ये रिलेशन रख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। तो हमने ये सब कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, T4 हमारे पास है, ठीक है, T4 की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, T4 is equals to T1 into T3 upon T2, ये इतना था। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, T2 minus T1 upon T3 minus T4 की वैल्यू यहाँ से रख दी जाएगी, तो T1 dot T3 upon T2, T1 dot T3 upon T2। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास T3 कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। क्यों, ये ठीक है, इसको फिर हम और आगे लिखते हैं, तो ये लिखेंगे नहीं लिखा, ओके कोई बात नहीं, तो ये ऊपर का क्लियर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपको समझ में आई कि यहाँ तक पहुंच ही गए हम लोग, और इसी के आगे बढ़े थे, इसको रिमूव कर दिया, जरूरत नहीं है। क्या था ये, बैकवर्ड रेशियो, ये बैकवर्ड रेशियो ही चल रहा है। T2 minus T1 हमारे पास वैसे ही है एज इट इज, इसको हमने कुछ भी नहीं किया, T3 बाहर लिया और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो T2 minus T1 अपॉन T2। तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये वैल्यूज कैंसिल हो सकती है, कौन सी, T2 minus T1 की, T2 minus T1 की। सो हमें मिला क्या, T2 अपॉन T3 RBW, ठीक है। यानी कि जब भी हमारे पास बैक वर्क रेशियो की बात करेगा और हमारे पास टेम्परेचर होगा, अगर वैल्यूज नहीं है और सिर्फ टेम्परेचर रेशियो होगा, तो भी हम कैलकुलेट कर सकेंगे आइडियल कंडीशन में। यानी कि बैक वर्क रेशियो जो हम कंप्रेसर अपॉन टरबाइन लिख रहे हैं, या तो पूरे रिलेशन से डिफरेंस निकालें या फिर T2 अपॉन T3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रास्ता ये भी रहेगा आइडियल कंडीशन में कि हम ये रिलेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि बैक वर्क रेशियो जो होगा उसका फॉर्मूला जो होगा, ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ नेगेटिव और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव वर्क याद रखेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे। हाँ, आपसे मैं ये पूछूं, ये बैक वर्क रेशियो था और मैंने बोला था वर्क रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस बैक वर्क रेशियो, आपने याद किया था। तो अगर हम इसी चीज को बैक वर्क रेशियो के टर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा, सॉरी वर्क रेशियो के टर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा, 1 माइनस T2 अपॉन T3। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास वैल्यूज हैं, नेट वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क हम यहाँ लिखते हैं, वर्क रेशियो में नेट वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क लिखते हैं, यहाँ नेगेटिव वर्क है या पॉजिटिव वर्क है, यहाँ नेट वर्क ऊपर होता है देन पॉजिटिव वर्क होता है। तो या तो वो लिखें और या फिर हम इस फॉर्मूले को टेम्परेचर के टर्म में डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारा कब आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा मैं आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, किसी भी एक्चुअल कंडीशन के लिए नहीं बोला, ठीक है। तो इतना क्लियर है, ओके। आगे देखते हैं, अगर इसका यूज करना हो न्यूमेरिकल में तो क्या कर लेंगे, इसका न्यूमेरिकल में यूज करना हो तो कर लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, ये पता नहीं चल रहा होगा आपको बट है बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर सपोज आपके पास प्रेशर रेशियो दिया हुआ है तब तो आप निकाल लेते थे सारे टेम्परेचर्स को, बट अगर नहीं दिया है
तो T2 नहीं निकाल पाते थे। बैकवर्क रेशियो दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है, डायरेक्ट T2 निकाल सकते हैं। मतलब हमारे पास रास्ते ऐसे होंगे ना फॉर्मूले को घुमाने के कि हम क्वेश्चन को जैसे चाहे वैसे इंटरप्रेट करा सकते हैं। हम प्रेशर रेशियो नहीं देंगे, प्रेशर रेशियो नहीं देंगे और आपसे कहेंगे T2 कैलकुलेट करिए सर, बैक वर्क रेशियो दे देंगे और आपसे बोलेंगे T2 कैलकुलेट करिए क्योंकि T3 हम गिवन रखेंगे, तो आप T2 निकाल सकते हैं। बट अगर ये नहीं पता होगा देन प्रेशर रेशियो का फॉर्मूला सामने होगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं क्या है। एक्चुअली क्या है ना कि गैस टरबाइन और रैंकाइन साइकिल, ब्रेटन साइकिल और रैंकाइन साइकिल, स्टीम साइकिल और गैस टरबाइन साइकिल, यही है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वरना पढ़ने के लिए तो पूरा पावर प्लांट आपका अच्छा है, कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं। बट चूंकि होल सोल जितना भी काम है वो हमारे थर्मल पावर प्लांट में वो यही काम कर रहे हैं। अभी आज की डेट में तो न्यूक्लियर भी है कहीं कहीं, लेकिन न्यूक्लियर चूंकि अभी बहुत लार्ज स्केल पे नहीं है, काम करते हैं बट उतने नहीं जितने हमारे थर्मल पावर प्लांट स्टीम और रैंकाइन और गैस टरबाइन के हैं या उनके कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। साथ में इसके अलावा सोलर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट भी एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट आपने नाम सुना, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में क्लासिफाई करते हैं जब तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि और भी वैरायटी ऑफ चीजें हमें मिल सकती हैं। तो ये तो हो गया एक फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं और हो सकता है उससे क्लियर हो फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं। चलिए लिखता हूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आई होप आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक। अ गैस टरबाइन यूनिट डेवलप 1500 किलोवाट। kilowatt power output and compressor inlet condition is compressor inlet condition is 1 bar 20 degrees Celsius, 1 bar 20 degrees centigrade. Pressure ratio is 6. Pressure ratio is 6. And at maximum temperature at and the maximum temperature at the maximum temperature at a turbine inlet is 800 degrees Celsius. Isentropic efficiency for compressor, isentropic efficiency for compressor is equals to 85%, and efficiency of cycle is
cycle is 20%. साइकिल की एफिशिएंसी दी है 20%. Then determine first थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी. साइकिल की एफिशिएंसी 20% है, आपको थर्मल एफिशिएंसी बतानी है. सेकंड, मास फ्लो रेट ऑफ एयर. सेकंड, मास फ्लो रेट ऑफ एयर, इट मींस m डॉट. ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है. तो क्या बता लेंगे. कंफ्यूज तो यही होगा कि दो एफिशिएंसी, एक एफिशिएंसी दी है और दूसरा कह रहा निकालिए. दूसरा कह रहा है कि निकालिए, कैलकुलेट करिए. तो क्या कोई और रास्ता, कोई रास्ता है आपके पास? मेरे पास तो है. देखिए, पहले तो गिवन कंडीशंस लिख लेते हैं जो हमारे पास दिया है. उसकी हेल्प से हमें और जो चीजें रिक्वायरमेंट होंगी वो हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे. और जैसे जैसे मिलना शुरू हो जाएगा हम वैसे वैसे चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहली बात गिवन कंडीशन में क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं. A gas turbine unit develop 1500 किलोवाट आपको डेवलप करना है. एक गैस टरबाइन की यूनिट है, वो 1500 किलोवाट पावर आउटपुट डेवलप कर रही है. तो गैस टरबाइन यूनिट कितना डेवलप किया? 1500 किलोवाट. 1500 किलोवाट, ये तो हमारे पास गिवन हो गया. क्या पावर? 1500 किलोवाट. आउटपुट है ना, पावर आउटपुट. तो हमारे पास जो पावर मिला वो मिला कितना? 1500 किलोवाट. And the compressor inlet condition is 1 bar 20 degree centigrade. Means pressure जो होगा P1 is equals to 1 bar, P1 is equals to 20 plus 273 is equals to 293 Kelvin. तो T1 ये होगा. ठीक है, प्रेशर रेशियो इज 6. तो प्रेशर हायर अपॉन लोअर हम लिखते हैं प्रेशर रेशियो को. P1 हमारे पास 1 है और प्रेशर रेशियो 6 है, मींस P2 की वैल्यू 6 दी हुई है. आगे देखते हैं. एंड द मैक्सिमम टेंपरेचर एट द टरबाइन इनलेट. मैक्सिमम टेंपरेचर एट द टरबाइन इनलेट का क्या मतलब है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड. ये T3 की वैल्यू. ठीक है, T3 की वैल्यू. आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर इज 85%. मतलब जो कंप्रेसर की एफिशिएंसी है वो 85% है. ये देखते ही हमें दिमाग में ये आ गया कि हमें T2 डैश जरूर निकालना होगा. कंप्रेसर की एफिशिएंसी देने का मतलब है कि हमारा कंप्रेसर एक्चुअल काम कर रहा है ना कि आइडियल. एक्चुअल के लिए T2 डैश जरूर निकालना होगा. एंड द एफिशिएंसी ऑफ साइकिल इज, साइकिल की एफिशिएंसी कितनी है? 20%. यही तो नहीं समझ में आ रहा होगा. देन डिटरमाइन थर्मल एफिशिएंसी एंड मास फ्लो रेट ऑफ एयर. ठीक है, हमारे पास हीट सप्लाई किसमें होता है? T3 माइनस T2 में. ये तो पता है हमको. हीट रिजेक्टेड किसमें होता है? T4 माइनस T1 में. बट अब वहां पर सब कुछ बदल जाएगा. हमारे पास टरबाइन की एफिशिएंसी दी नहीं है, एक्चुअल निकाल नहीं पाएंगे, बट इसकी हेल्प से एक्चुअल टरबाइन आउटपुट निकालेंगे, टरबाइन का टेंपरेचर निकालेंगे. साइकिल बनाए.
ये तो गिवन क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन को हम मिटा दें, ये डायग्राम बनाने में काम आएगा। चलिए देखते हैं, एक साइकिल ड्रॉ करेंगे, ये तो पता ही है आपको, एक्चुअली अब तो पता आपको सब है। ठीक है, कंप्रेसर की एफिशिएंसी का मतलब हो गया हमको एक्चुअल की बात कर रहा है। तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि d2 डैश निकालने के लिए कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला तो ये है हमारे पास थर्मोडायनामिक रिलेशन का, बट हम क्या करेंगे कि हमको v की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम की जरूरत नहीं, हम वॉल्यूम नहीं कंसीडर करते। T2/T1, क्या T2 है हमारे पास? कहीं पर भी नहीं दिया है, यानी यहां से T2 हमारे पास नहीं है। T1 की वैल्यू है हमारे पास, हाँ T1 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 293। प्रेशर रेशियो दिया है 6, 1.4 माइनस 1/1.4, तो यानी T2 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करिए जरा कितनी आ रही, कैलकुलेट करिए कितनी आ रही। कैलकुलेट करिए। तो T2 की वैल्यू जो हमको मिल रही है वो आ रही है 488.861, 488.861। अब कंप्रेसर की एफिशिएंसी कहां से यूज करनी है वो देखिए। हमको पता है कि कंप्रेसर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, हमने आपको कैसे याद कराया था, बाहर वाला अपॉन अंदर वाला, जिसको हम बाहर वाले को क्या कहेंगे, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और ये एक्चुअल प्रोसेस है, तो उसका रेशियो होता है, तो मैंने आपको याद करने के लिए बोला था बाहर अपॉन अंदर वाला। T2 आ गया हमारे पास 488.861 माइनस 293, T2 डैश, T2 डैश कितना है, नहीं है हमारे पास, T1 293.85, ठीक है। तो हम यहां से T2 डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। T2 डैश कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है। T2 डैश की वैल्यू आ रही है इससे ज्यादा ही आनी होगी 488 से, ये तो फिक्स है क्योंकि वो टेंपरेचर T2 डैश की वैल्यू जो होगी वो 2 से ऊपर होगी, इट मींस कि वो 488 से तो ज्यादा आएगा। तो ऑप्शंस अगर होते तो हम वैसे भी देख लेते और शायद एलिमिनेट कर भी पाते, बट अभी फिलहाल कैलकुलेट करें तो हमें मिला 523.424, 424 केल्विन, ठीक है यार, क्या बताया जाए। ठीक है, 523.424 केल्विन
तो ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है आपको दिखने रही है बट मैं बोल दिया हूं इसीलिए, ठीक है। आई होप अब दिख रहा है। एक्चुअली क्या है, कैमरे की कुछ रेंज है, वो उस रेंज से बाहर होगा तो फिर नहीं दिखता है। तो अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये T2 डैश आ गया, मतलब कंप्रेसर का वर्क इनपुट जो होगा, कंप्रेसर वर्क जो होगा वो हम निकाल सकते हैं। T1 मिल गया है, T2 मिल गया है, T2 डैश मिल गया है, T3 गिवन है, T4 कैसे निकालेंगे? T4 कैसे निकालेंगे? क्या T4 है अपने पास? बिल्कुल है, T4 निकाल सकते हैं। प्रेशर रेशियो तो गिवन है ना अपने को, प्रेशर रेशियो अपने को गिवन है कि नहीं? तो जैसे T2/T1 निकाला था, वैसे T3/T4 करेंगे और T4 निकालेंगे। तो हमारे पास T3 है कितना है? 1073। T4 है? नहीं, T4 निकालना होगा। T3/T4 की वैल्यू 6, 1.4 -1 अपॉन 1.2। T4 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, कैलकुलेट कर ले, तो T4 की वैल्यू कितनी आ रही वो देखिए, कैलकुलेट करिए तो शायद आपको मिल जाएगा। T4 की वैल्यू आ रही है 643.13, 643.13 केल्विन। ये T4 हमारे पास हो गया। और तो हमारे पास T4 643.13 केल्विन वैल्यूज में आ चुका है। T4 का करेंगे क्या? तो एक्चुअली जो एफिशिएंसी दी है ना सिस्टम जो साइकिल की, वो एफिशिएंसी कैसे दी है? 1 माइनस, एक्चुअली वो ये दी है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। तो उसको इस तरह से लिखा गया है, ये कैंसिल हो गया 1 माइनस और ये Q रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। तो ये बेसिक फार्मूला है आपका, ठीक है। आइडियल कंडीशन में वही आता है जो W नेट वाला था, बट एक्चुअल है तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। होता क्या है, कई बार हमें दिखता वो है लेकिन वैल्यूज के टर्म में डिफरेंट आ जाता है, तो हम इसलिए इसको इस तरह से लिख के कर रहे हैं क्योंकि साइकिल की एफिशिएंसी दी हुई है ना, इसलिए। कितना दिया हुआ है? 20%। क्यों लिख रहे हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। एक्चुअल में हमारे पास साइकिल आइडियल है ये पता नहीं है, यहाँ तक तो आइडियल था। टरबाइन क्या होगा आइडियल, हमने माना एक्चुअल होगा। आइडियल मानते तो वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बट उसने दे रखा है, इट मींस कि कुछ लॉसेस हो रहे हैं और वो T4 डैश की तरफ मूव कर रहा है, तो हमको T4 डैश निकालना होगा। तो T4 डैश निकालने के लिए कोई और तरीका नहीं दिया है। जो टरबाइन की एफिशिएंसी होगी ना, जैसे सपोज 80%, तो टोटल में से 20% का लॉस हुआ है। जो साइकिल की एफिशिएंसी 20% जाएगी, वो लॉस हुआ 100 में से, वही आया है 80, ठीक है। तो अब ये नहीं दिया हुआ है, तो 1 माइनस दिस कर देते, ये 1 मान लेंगे 100%, 20 उधर गया और 80 इधर आया, तो ये पता नहीं है, तो टरबाइन वाले एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहां लगाएंगे, तो क्या मिलेगा? 1 माइनस, क्या सिखाया था आपको, बाहर वाला कौन, अंदर वाला ना, T3 माइनस T4 डैश अपॉन T3 माइनस T4, सॉरी हीट रिजेक्टेड है ना, फॉर्मूला वही है, हम हीट रिजेक्टेड के टर्म में लिख रहे हैं ना, हम टरबाइन के आउटलेट के टर्म में तो लिख नहीं रहे हैं, हम तो हीट रिजेक्टेड और हीट सप्लाई के टर्म में लिख रहे हैं।
तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो T4 डैश माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2 डैश, T4 डैश माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2 डैश, ये बनेगा। हमने तो हीट सप्लाई के टर्म में लिखा है ना, तो हम कैसे उसको करवाएंगे, टेम्परेचर के टर्म में कर देंगे। तो यहाँ से 0.2 20% है, 20/100 1 माइनस T4 डैश पता नहीं 293 अपॉन 1073 माइनस T2 डैश 588 अप्रॉक्स आया था मेरे ख्याल से, 588 आया था, 588 पॉइंट समथिंग आया था। तो ये आप वैल्यू लिख लेंगे। देखिए T4 डैश की वैल्यू, T4 डैश की वैल्यू आई है 732.66, 732.66, ठीक है केल्विन। ये T4 डैश आ गया। तो एक्चुअली में जो हमको T4 डैश मिल गया वो आ गया। अब हम टरबाइन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। क्या है टरबाइन की एफिशिएंसी, क्या है? T3 माइनस T4 डैश अपॉन T3 माइनस T4। T3 हमारा 1073 है, 1073। T4 डैश की वैल्यू 732.68 66, T3 1073 माइनस T4 643.13। यहाँ से हमको मिल जाएगी टरबाइन की एफिशिएंसी। टरबाइन की एफिशिएंसी पूछा है कितनी आई है, 79.16, 79.16। ठीक है, तो हम क्यों नहीं यहाँ पर WT माइनस WC अपॉन WT लगाया, क्योंकि हमारे पास WC के लिए तो 122 डैश था, बट टरबाइन के लिए 344 डैश नहीं था, इसलिए नहीं लगाया। और हमको चाहिए ही था ये, तो हमने उसको वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट था पावर दिया हुआ और मास फ्लो रेट ऑफ एयर पूछा हुआ है। पावर दिया हुआ है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर पूछा हुआ है। पावर दिया है तो मतलब क्या है, आपके पास मास ऑफ एयर मल्टीप्लाई किया हुआ है। पावर दिया हुआ है